नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक खास कोने में झांक रहे हैं। विषय है अंतर हैलोजन यौगिक। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, अंतर हैलोजन यौगिक रसायन शास्त्र सरल पॉडकास्ट। तो आज इसी की हम गहराई से पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि ये क्या बला है और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, ये अंतर हैलोजन यौगिक आखिर होते क्या हैं? ये स्क्रिप्ट क्या कहती है? हाँ, तो देखिए स्क्रिप्ट के मुताबिक ये अणु बड़े ही अनोखे हैं। इनमें सिर्फ हैलोजन परमाणु ही होते हैं और वो भी दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के। मतलब सोचिए, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कभी कभार वो दुर्लभ सा स्टैटिन, बस यही, कोई और तत्व नहीं मिलेगा इनमें। न कार्बन न ऑक्सीजन, यही इनकी खासियत है। पूरी तरह हैलोजन का परिवार। दिलचस्प। तो मतलब ये हैलोजन भाई बहन ही है, बस अलग अलग। और स्क्रिप्ट कहती है कि ज्यादातर ये बाइनरी होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, बाइनरी सीधा सा मतलब है कि उनमें केवल दो ही अलग अलग तरह के हैलोजन परमाणु होते हैं। और स्क्रिप्ट इनके लिए एक सामान्य सूत्र भी बताती है, वो है XYN। ये सूत्र इनको समझने की चाबी है एक तरह से। XYN, ठीक है। इसमें ये X और Y क्या दिखाते हैं, और ये N क्या चीज है? देखिए, इस XYN सूत्र में X आमतौर पर वो हैलोजन होता है जिसका परमाणु थोड़ा बड़ा होता है और उसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत, मतलब विद्युतीय ऋणात्मकता, वो कम होती है। और Y वो हैलोजन है जो छोटा है और जिसकी विद्युतीय ऋणात्मकता ज्यादा है। जैसे मान लीजिए X हो सकता है आयोडीन या ब्रोमीन और Y हो सकता है फ्लोरीन या क्लोरीन। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी बनावट और उनके स्थायित्व को तय करता है। बड़ा वाला कम खींचने वाला परमाणु बीच में रहता है और छोटे ज्यादा खींचने वाले परमाणु उसे घेर लेते हैं। अच्छा, तो ये साइज और खिंचाव पे निर्भर करता है, समझ गया। और N के मान के बारे में क्या? स्क्रिप्ट कहती है 1, 3, 5 या 7 ही हो सकता है, हमेशा विषम संख्या। ये थोड़ा अजीब नहीं? सम क्यों नहीं? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका सीधा कनेक्शन है हैलोजन परमाणुओं की बॉन्ड बनाने की क्षमता से, उनकी संयोजकता से। हैलोजन के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या फिर उत्तेजित अवस्था में 3, 5 या 7 इलेक्ट्रॉन तक बॉन्डिंग में लगा सकते हैं। यही उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी हैं, +1, +3, +5, +7। हाँ, फ्लोरीन को छोड़कर वो तो हमेशा -1 ही दिखाता है। तो जो बीच वाला X परमाणु है, वो अपनी इन्हीं विषम संयोजकताओं का इस्तेमाल करके Y से जुड़ता है। इसीलिए N भी हमेशा विषम ही होता है। अच्छा, तो ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक बनावट का नतीजा है। ठीक है, ठीक है। स्क्रिप्ट में कुछ और गुणों का भी जिक्र है, जैसे ये हाइड्रोलिसिस के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। इसका क्या मतलब वो रोजमर्रा की भाषा में? आए ना, तो बड़ी आसानी से बदल जाते हैं, टूट जाते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि इस प्रोसेस में अक्सर हैलाइड आयन बनते हैं, जैसे क्लोराइड, और ऑक्सी हैलाइड आयन भी। कभी-कभी पॉलीहैलोजन आयन भी बन सकते हैं। तो मतलब ये कि इन्हें स्टोर करना, इनके साथ काम करना बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। नमी से एकदम बचा के रखना होता है, वरना वो चीज रहेगी ही नहीं जो आपने बनाई थी, कुछ और ही बन जाएगा। ये उनकी अस्थिरता दिखाता है असल में। यानी संभालना आसान नहीं है। और अस्थिरता की बात चली है तो एसिटिन वाले यौगिकों के बारे में खास चेतावनी है। स्क्रिप्ट कहती है वो तो टिकते ही नहीं ज्यादा देर। क्यों? एस्टेटिन जो है वो समूह का सबसे भारी सदस्य है और बहुत दुर्लभ भी। और उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसकी रेडियोधर्मिता, बहुत तेज। उसके जितने भी आइसोटोप हैं सब रेडियोधर्मी हैं और उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब घंटों में खत्म। तो एस्टेटिन के परमाणु खुद ही टूटकर दूसरे तत्व बनते रहते हैं। तो जाहिर है जिस यौगिक में एस्टेटिन होगा वो तो टिकेगा ही नहीं, बहुत कम समय के लिए बनता है। इसीलिए एस्टेटिन वाले अंतर हैलोजन, जैसे वो ATCl, ATBr जिनका जिक्र है स्क्रिप्ट में, उन्हें बनाना और पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। क्षण भर के मेहमान होते हैं वो। समझ गया। रेडियोधर्मिता एक बड़ा फैक्टर है यहाँ। चलिए अब इनके वर्गीकरण पर आते हैं। स्क्रिप्ट इन्हें कैसे बांटती है, किस आधार पर? स्क्रिप्ट इन्हें बांटती है अणु में कितने परमाणु हैं उस कुल संख्या के आधार पर। 4 मुख्य वर्ग हैं और ये वर्गीकरण उसी XYN सूत्र पर आधारित है, बस N का मान बदलता जाता है। तो सबसे पहला सबसे सरल वर्ग कौन सा है? वो है द्विपरमाणुक, डाई एटॉमिक अंतर हैलोजन।
इनका सूत्र है XY, मतलब एक X और एक Y परमाणु जुड़कर एक अणु बनाते हैं। स्क्रिप्ट में उदाहरण है इसके CLF, BRF, IF, BRCL, ICL और IBR। ये सबसे बेसिक वाले हैं। ठीक है, XY हो गया। इसके बाद आता है टेट्रा परमाणुक वर्ग, टेट्रा एटॉमिक। सूत्र है XY3। यहाँ एक बीच वाले X परमाणु से 3 Y परमाणु जुड़े होते हैं। उदाहरण है CLF3, BRF3, IF3। स्क्रिप्ट में ICL3 और IBR3 का भी जिक्र है, पर वो थोड़े कम टिकने वाले होते हैं। तो XY से XY3 पर आए, सिर्फ संख्या बढ़ी या कुछ और भी बदला? नहीं, सिर्फ संख्या नहीं। जैसे ही XY से XY3 पर आते हैं ना, संरचना एकदम बदल जाती है। अब अणु सीधा लीनियर नहीं रहता। XY3 वाले यौगिकों की एक 3D ज्योमेट्री होती है, अक्सर T आकार की होती है, और बीच वाले X परमाणु के चारों ओर ये 3 Y परमाणु और साथ में वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर्स, ये सब मिलकर यौगिक के गुण, खासकर उसकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता को बहुत बदल देते हैं। आमतौर पर जैसे जैसे Y परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, यौगिक और भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। CLF3 और BRF3 तो बहुत ही शक्तिशाली फ्लोरिनेटिंग एजेंट माने जाते हैं। अच्छा, संरचना का सीधा असर प्रतिक्रियाशीलता पर। समझ गया। XY3 के बाद तीसरा वर्ग? तीसरा है हेक्सा परमाणुक, हेक्साएटॉमिक। सूत्र XY5। यहाँ एक X से 5 Y परमाणु जुड़े होते हैं। संरचना और भी जटिल, अक्सर वर्ग पिरामिडी होती है। स्क्रिप्ट में उदाहरण है CLF5, BRF5 और IF5। इनमें केंद्रीय हैलोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। और फिर आता चौथा और आखिरी, ऑक्टा परमाणुक, XY7। यहाँ स्क्रिप्ट एक बड़ी मजेदार बात बताती है कि इस ग्रुप में सिर्फ एक ही सदस्य है। ऐसा कैसे? हाँ, ये वाकई कमाल की बात है। X7 टाइप का सिर्फ एक ही यौगिक है जिसके बारे में हम ठीक से जानते हैं, और वो है IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसमें एक आयोडीन परमाणु को 7 फ्लोरीन परमाणु घेरे रहते हैं, एक पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना में। अब सवाल है, ऐसा क्यों सिर्फ आयोडीन और फ्लोरीन ही ये कर पाते हैं? वजह उनके गुणों में है। पहली बात, बीच वाले परमाणु X को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो 7 छोटे Y परमाणुओं को अपने आसपास जगह दे सके बिना ज्यादा भीड़-भाड़ के। आयोडीन काफी बड़ा परमाणु है। दूसरी बात, बाहरी Y परमाणुओं को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ताकि वो बीच वाले X को उसकी सबसे ऊंची ऑक्सीकरण अवस्था मतलब +7 में स्थिर रख सकें। और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, साथ में फ्लोरीन का छोटा साइज भी मदद करता है। 7 छोटे परमाणु एक बड़े आयोडीन के चारों ओर फिट हो जाते हैं। किसी और हैलोजन जोड़ी में ये सारी शर्तें एक साथ पूरी नहीं हो पाती, इसलिए IF7 अपने आप में अनोखा है। रासायनिक बॉन्डिंग की हद दिखाता है ये। 7 फ्लोरीन एक आयोडीन के चारों ओर, वाह, कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वर्गीकरण तो साफ हो गया। अब बड़ा सवाल, इतने रिएक्टिव, कभी-कभी खतरनाक यौगिक लैब में बनाते कैसे हैं? स्क्रिप्ट क्या तरीके बताती है? हाँ, जाहिर है, इन्हें बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्क्रिप्ट मुख्य रूप से 2 तरीके बताती हैं। पहला तरीका क्या है? पहला और सबसे सीधा तरीका है 2 शुद्ध हैलोजनों को सीधे मिला देना। मतलब आप 2 अलग-अलग हैलोजन तत्व लीजिए और उन्हें सही कंडीशन में रिएक्ट करवा दीजिए। स्क्रिप्ट में उदाहरण भी हैं इसके, जैसे CLF बनाने के लिए क्लोरीन और फ्लोरीन गैस को 250 डिग्री सेल्सियस पर मिलाते हैं, या ICL के लिए ठोस आयोडीन पर कम तापमान पर क्लोरीन गैस डालते हैं। BRF3 तो सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पर ही बन जाता है, और CLF3, BRF5, IF5 के लिए भी यही तरीका है, पर 250 डिग्री सेल्सियस पर निकल ट्यूब में, और फ्लोरीन ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये अलग-अलग तापमान, ट्यूब, मात्रा, इनका क्या महत्व है? ये सब चीजें, तापमान, दबाव, कितना अभिकारक लेना है, किस बर्तन में रिएक्शन कराना है, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे पता चलता है कि कितना सटीक कंट्रोल चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, तापमान। कोई रिएक्शन कम तापमान पर होता है, जैसे ICL, किसी को ज्यादा चाहिए, जैसे CLF3।
गलत तापमान हुआ तो या तो रिएक्शन होगा ही नहीं या कुछ और बन जाएगा या शायद धमाका हो जाए। अनुपात, जैसे ClF3 के लिए फ्लोरीन ज्यादा चाहिए। अगर क्लोरीन ज्यादा ले लिया तो शायद ClF ज्यादा बन जाए। आपको जो चाहिए वही पाने के लिए सही अनुपात जरूरी है। बर्तन, आपने निकल ट्यूब की बात की ClF3, BrF5, IF5 के लिए, ये बहुत जरूरी है। फ्लोरीन और ये फ्लोराइड यौगिक इतने रिएक्टिव होते हैं कि कांच से भी रिएक्ट कर जाते हैं, कई धातुओं से भी। निकल या मुनल जैसी कुछ धातुएं हैं जो फ्लोरीन से जल्दी रिएक्ट नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निकल की सतह पर फ्लोरीन के संपर्क में आने से एक पतली, मजबूत और नॉन रिएक्टिव निकल फ्लोराइड NiF2 की परत बन जाती है। पासिवेशन लेयर कहते हैं इसे। ये नीचे की धातु को बचा लेती है और रिएक्शन आराम से हो पाता है। तो हाँ, हर एक को बनाने की अपनी खास रेसिपी है और जरा सी चूक महंगी पड़ सकती है। कंट्रोल ही सब कुछ है। और दूसरा तरीका क्या बताया है स्क्रिप्ट ने? दूसरा तरीका है कि आप किसी छोटे अंतल हैलोजन यौगिक को लें और उसकी रिएक्शन किसी दूसरे हैलोजन से कराकर एक बड़ा या ज्यादा जटिल अंतल हैलोजन यौगिक बनाएं। मतलब एक के बाद एक कदम बढ़ाना, स्टेप वाइज सिंथेसिस जैसे कहते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण? स्क्रिप्ट बताती है कि इससे बड़े यौगिक बना सकते हैं। जैसे ClF5 बनाना हो तो पहले ClF3 बना लीजिए पहले तरीके से, फिर उस ClF3 की रिएक्शन और ज्यादा फ्लोरीन से करा दीजिए तो ClF5 मिल जाएगा। और सबसे मजेदार उदाहरण है वो अनोखा IF7। उसे बनाने के लिए पहले IF5 लेते हैं जो खुद एक XY5 टाइप का अंतर हैलोजन है, फिर उसकी रिएक्शन शुद्ध फ्लोरीन गैस से कराते हैं। और ये आसान नहीं है, इसे 300 डिग्री सेल्सियस जैसे ऊंचे तापमान पर एक खास ट्यूब से गुजारना पड़ता है जिसमें प्लैटिनम PT उत्प्रेरक लगा होता है। प्लैटिनम उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, उसका क्या काम है यहाँ? नहीं होती, लेकिन रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा देती हैं या उसे होने में मदद करती हैं। IF5 से IF7 बनाने में काफी ऊर्जा लगती है, इसीलिए तो इतना तापमान चाहिए। प्लैटिनम यहाँ एक सतह देता है जहाँ IF5 और F2 के अणु अच्छी तरह टकरा सके और रिएक्ट कर सकें। ये रिएक्शन के लिए जरूरी ऊर्जा, वो एक्टिवेशन एनर्जी, उसे कम करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से ये मुश्किल रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पर हो पाता है। ये दिखाता है कि इन खतरनाक और ऊंची ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों को बनाने के लिए सिर्फ सही कंडीशन ही नहीं, कभी-कभी खास कैटलिस्ट और एडवांस तकनीकें भी चाहिए होती हैं। तो हमने देखा ये क्या हैं, कितने तरह के हैं और बनाने में कितनी मशक्कत और सावधानी लगती है। अब आते हैं स्क्रिप्ट के निष्कर्ष पर। ये सारी जानकारी हमें क्या बताती है? निचोड़ क्या है? स्क्रिप्ट का निष्कर्ष बहुत साफ है। वो ये कि अंतर हैलोजन यौगिक एक तरफ तो हैलोजन तत्वों की खतरनाक रासायनिक क्षमता दिखाते हैं कि वो आपस में कैसे-कैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये अक्सर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील और खतरनाक भी होते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होना, ये सिर्फ खतरा है या इसका कोई फायदा भी है? असल में ये दोधारी तलवार है, जैसा स्क्रिप्ट इशारा करती है। इनकी यही हाई रिएक्टिविटी इन्हें संभालने में खतरनाक बनाती है, खास सुरक्षा इंतजाम चाहिए होते हैं। लेकिन यही हाई रिएक्टिविटी इन्हें इंडस्ट्री और रिसर्च में बहुत काम का भी बनाती है, खासकर वो जिनमें फ्लोरीन है, जैसे ClF3, BrF3, BrF5, IF5। ये बहुत शक्तिशाली फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये दूसरे केमिकल्स में फ्लोरीन परमाणु जोड़ने के काम आते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ खास तरह के प्लास्टिक या पॉलीमर बनाने में, टेफ्लॉन जैसे, या फिर हाई टेम्परेचर पर काम करने वाले लुब्रिकेंट्स, कुछ दवाइयों या खेती के केमिकल्स बनाने में भी बीच के स्टेप्स में काम आते हैं। और हाँ, परमाणु उद्योग में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 बनाने में भी, जो यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ खतरा है वहीं इनकी ये तेज़ी खास तरह के केमिकल सिंथेसिस को मुमकिन बनाती है, जो शायद दूसरे तरीकों से ना हो पाए। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो मोटी-मोटी बातें निकली वो ये हैं, अंतर हैलोजन यौगिक सिर्फ अलग-अलग हैलोजन परमाणुओं से बने अनोखे अणु हैं। इनका एक तय फॉर्मूला XYN, जहां N हमेशा विषम, और वर्गीकरण XY, XY3, XY5 और XY7 होता है।
और इन्हें बनाने के लिए बहुत खास कंट्रोल्ड हालात चाहिए, कभी-कभी खास मटेरियल या कैटलिस्ट भी। ये उनकी हाई रिएक्टिविटी दिखाता है। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट हमें इन दिलचस्प, जटिल और हाँ, कभी-कभी खतरनाक केमिकल्स की दुनिया की एक अच्छी झलक देती है। ये यौगिक सच में हैलोजन परिवार की विविधता और संभावनाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। यकीनन। चलिए, इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इन यौगिकों की जो ये जबरदस्त प्रतिक्रियाशीलता है, जो इनकी ताकत भी है और कमजोरी भी, क्या भविष्य में ऐसी तकनीकें आ सकती हैं जिनसे हम इनकी रिएक्टिविटी को और बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकें, उसे ट्यून कर सकें, ताकि हम उनके फायदों का इस्तेमाल कर पाएं और खतरों को कम कर सकें, शायद और भी खास कामों के लिए। और ये भी सोचने वाली बात है, जैसा IF7 के अकेले होने से लगता है, क्या प्रकृति की किसी चरम सीमा पर या लैब में और कोशिश करके ऐसे और भी अंतर हैलोजन यौगिक बनाना या खोजना मुमकिन है, जिनके बारे में हमें अभी पता ही नहीं। खासकर भारी हैलोजन या एस्टैटिन के साथ सोचने के लिए बहुत कुछ है।